आप सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। मैं उपस्थित हूँ फिर से आपके पास। आज हम डेंगू फीवर के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे रोग हैं जो बहुतायत में पाए जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इनका वर्णन नहीं है। लेकिन रोगों को समझकर उसकी दोष कल्पना करके ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से इन ज्वरों का उल्लेख मैं करने जा रहा हूँ। अभी कुछ प्रश्न लेंगे, समाधान करने का प्रयास करूँगा। डॉक्टर सुनील रातौरी जो खुद भी बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने पूछा है कि विडाल टेस्ट पॉजिटिव है एक पेशेंट का, वो दवा कराना चाहता है, तो क्या विडाल टेस्ट निगेटिव हो जाएगा ट्रीटमेंट के बाद? निश्चित रूप से। अगर पथ्यपूर्वक 3 सप्ताह तक लगातार आप ट्रीटमेंट करें तो निश्चित रूप से आप टाइफाइड रोग में जीत सकते हैं। मैंने टाइफाइड के बारे में खूब चर्चा कर चुका हूँ। फिर भी सूत शेखर रस 250 मिलीग्राम, मुक्ता पिष्टी 60 मिलीग्राम और मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, ये आप दिन में 3 मात्राएं दीजिए। साथ में संजीवनी बटी 2 गोली सुबह शाम को, और आप इसका परिणाम देखिए। 3 सप्ताह 4 सप्ताह तक दवाई दीजिए। 3 सप्ताह बाद वैसे भी इनक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का होता है। यदि आप पथ्य पालन करते हुए पेशेंट को रखेंगे तो निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होगा। नीरज वशिष्ठ जी ने पूछा है, उन्होंने पूछा है कि मैंने हरिद्राखंड किसी एलर्जिक पेशेंट में दिया तो उसको दाह उत्पन्न हो गई, पित्त के प्रकोप लक्षण मिले, पित्त प्रकोपक लक्षण प्राप्त हुए, तो क्या हरिद्राखंड भी एलर्जी करता है क्या? एक्चुअली हरिद्राखंड को दुग्ध के साथ देना चाहिए। दुग्ध का साथ देने से ये पित्त प्रकोप के लक्षण नहीं प्राप्त हों, क्योंकि हल्दी स्वयं उष्ण वीर्य है। चूना से इसको सिद्ध किया जाता है, तो दुग्ध के साथ देने से ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होगी। साथ साथ में अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो अमलतास गूदा से उसको हल्का से विरेचन करा दीजिए, तो ये जो शिकायत आप कह रहे हैं पित्त प्रकोप की, वो बिल्कुल पेशेंट में नहीं होगी। डॉक्टर मूर्ति जी ने आग्रह किया है कि हाइपोथायराइडिज्म का एक व्याख्यान हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में हाइपो एंड हाइपर दोनों पर व्याख्यान देने का प्रयास करूंगा। भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी ने पूछा है कोलाइटिस का ट्रीटमेंट। कोलाइटिस मीन्स कोलोन, और इसकी तुलना हम प्रवाहिका से कर सकते हैं, और प्रवाहिका के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है, आप उसको देख लें। फिर भी गृहिणी कपाट रस 125 मिलीग्राम, सूत शेखर 250 मिलीग्राम और रस परपटी 125 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं देंगे तो रोगी को आराम मिलेगा। इसके अलावा इसबगोल 100 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और बेल का गूदा 50 ग्राम, ये बारीक चूर्ण कर लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम इसका भी सेवन कराएं। डॉक्टर अभिजीत प्रधान जी ने एक प्रश्न किया है कि एक पेशेंट है, उनका 70 ईयर्स ओल्ड है और 42 साल 42 kg वेट है उनका, उनको गाल स्टोन हो गया है। तो गाल स्टोन में सबसे पहले आप विरेचन कराइए। विरेचन करने के पश्चात मेरा एक प्रसिद्ध योग है जो मैं हर पेशेंट को देता हूँ। एक कंपनी ने भी
इसको लेकर के पेटेंट करा के दवा बनाई है। उसमें कुटकी 100 ग्राम, 100 ग्राम शतावरी, खीरा बीज 50 ग्राम और गोक्षुर 50 ग्राम, ये चारों औषधियाँ मिला के बारीक चूर्ण कर लीजिए और एक एक चम्मच दिन में 2 बार या 3 बार, पहले 2 दिन 3 दिन देंगे तो कुटकी के होने से मरोड़ युक्त तो मोशन होगा, पहले से ही पेशेंट को बता दें ताकि वो घबराए नहीं, और बाद में 1 सप्ताह बाद फिर कोई तकलीफ पेशेंट को नहीं होगी। तो दिन में 2 या 3 बार इस चूर्ण का सेवन कराएं। और जो बीजी वाली चीज़ें हैं जिसमें बीजा हो, ऐसी सब्जियां या ऐसे फ्रूट नहीं खाना है। साथ ही पालक भी इसमें वर्जित है, पालक का सेवन भी नहीं कराएं। डॉक्टर परेश सोडवाडिया ने पूछा है कि एक उनका पेशेंट है, 14 साल का मेल चाइल्ड है, उसको ग्रे हेयर, इमेच्योर ग्रे हेयर हुए हैं और मायोपिया भी है, तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखा जाए तो ग्रे हेयर और मायोपिया का ट्रीटमेंट थोड़ा से बरोबर है। ग्रे हेयर हो तो ग्रे हेयर के लिए सबसे बढ़िया मास्टिस की एक क्रिया मैंने बताई थी। आंवले को तक्र में पकाकर उसका कल्क बना के और सिरह प्रदेश में 1 अंगुल मोटा लेप करना होता है मास्तिष्क में। ये सुसुत की चिकित्सा है। मास्तिष्क कराने के बाद फिर इसमें इंद्रिय वर्धक तैल से नस्य कर्म कराएं। इंद्रिय वर्धक तैल 4 बूंद दक्षिण नासा और वाम नासा में भी 4 बूंद, ऐसे दिन में 2 बार नस्य कर्म आप रोगी को कराएं लगभग 21 दिन तक। और चमेली का तेल बहुत ही उपयोगी है इसके लिए। चमेली का तेल आप बना सकते हैं, बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो चमेली तेल का अभ्यंग करें। मायोपिया में अक्षितर्पण त्रिफलाग्रत से, शिरः तर्पण अभ्यंग या शिरोधारा या पिचुधारण या शिरोबस्ती जो भी आप कर सकते हैं वो मायोपिया के पेशेंट में करें। इसके अलावा नवाई स्लोह 250 मिलीग्राम, योगेंद्र 60 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ऐसी यह एक मात्रा है। दिन में 2 या 3 बार रोगी को खिलाएं। मायोपिया के पेशेंट में अश्वगंधा और केवांच का बीज 100 ग्राम लेकर 1 चम्मच सुबह शाम सेवन कराएं। शुद्ध शिलाजीत ये दोनों में कार्य करेगा। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम उष्ण दुग्ध में घोल करके रोगी को पिलाएं। इससे भी रोगी को निश्चित रूप से, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, आप 3 से 6 महीने तक टाइम इसमें लग सकता है। डॉक्टर विजय सैनी ने पूछा है, एक पेशेंट है उनके पास ड्राई ईचिंग है, सूखी खुजली है, उसमें क्या करना चाहिए। तो निश्चित है सूखी खुजली है तो उसमें चिकनाहट वाली चीज़ें जैसे चाल मोगरा तेल ये कम से कम दिन में 2-3 बार लगाएं। और साथ ही 2-3 बार एक मोहा लोशन आता है, मोहा लोशन एलोवेरा का है, ये भी शरीर में चिकनाहट पैदा करता है और कंडों की कमी करता है। ये दोनों ना भी हों तो आप नारियल के तेल में कपूर मिला लें और इसकी 3-4 बार दिन भर में अभ्यंग करें तो ड्राई स्किन में आपको आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा अमलतास गूदा से हल्का विरेचन करा दें। विरेचन कराने से निश्चित रूप से रोगी को तत्काल लाभ प्राप्त होगा। फिर इसमें स्वर्णमाक्षिक भस्म 250 मिलीग्राम, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम और प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये पुड़ियाँ बना करके पेशेंट को सुबह शाम शहद के साथ चटाएं। डॉक्टर KN गांगवार जी ने रूमेटिक हार्ट डिसीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। रूमेटिक हार्ट डिसीज़ ये वाल्वुलर डिसीज़ है। माइट्रल और ट्राइकस्पिड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और कभी कभी इसमें आम वात भी होता है। आम वात के पश्चात ऐसे लक्षण प्राप्त होते हैं और कभी कभी बिना आम वात के भी रूमेटिक हार्ट डिसीज़ प्राप्त हो सकती है। ऐसे रोगियों में हृदयाणु रस 250 मिलीग्राम,
त्रिभुवन कीर्ति 125 मिलीग्राम और आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, हृदयाणु रस 250 मिलीग्राम, त्रिभुवन कीर्ति 125 मिलीग्राम और आम वातारी रस 250 मिलीग्राम। ये दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ देवें। दूसरा एक योग है नागार्जुनाभ्रस। नागार्जुनाभ्रस 250 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम और बृहत्वाद चिंतामणि 60 मिलीग्राम। ऐसे दिन में 3 बार शहद के साथ आप दे सकते हैं। और एक योग मैं आपको काढ़े के रूप में बताना चाहूँगा, चरकी योग है। उसमें हरितकी, वासा, रासना, पिपली, नागरमोथा, शटी और पुष्कर मूल। हरितकी, वसा, रासना, पिपली, नागरोद्भम, सटी, पुष्कर मूलोत्थम चूर्णम हृदरोगनाशनम। इस चूर्ण को आप बना लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 बार उष्ण जल के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा आप 10 मूल तैल की हृदयवस्ती भी कर सकते हैं। 10 मूल तैल या निर्गुंडी तैल की हृदयवस्ती। हृदयवस्ती आप जानते हैं, वक्ष प्रदेश में हृदय की ओर एक गोलाकार आकृति उड़द दाल की बना करके और फिर इसमें 1.5 अंगुल तक तेल भरते हैं, धीरे धीरे उसको गर्म भी करते रहते हैं, तो ये हृदयवस्ती भी इसमें लाभप्रद होगी। डॉक्टर वेदराव, इन्होंने पूछा है चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट। चिकनगुनिया में निश्चित रूप से संधियों में अधिक वेदना होती है और साथ साथ में ज्वर भी आता है। ऐसी अवस्था में सर्वज्वर हरलौह 125 मिलीग्राम, आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, बृहद्वाद चिंतामणि 60 मिलीग्राम, सर्वज्वर हरलौह 125 मिलीग्राम, आम वातारी 250 मिलीग्राम, बृहद्वाद चिंतामणि 60 मिलीग्राम। ये एक मात्रा हुई। ऐसे 2 या 3 बार रोगी को आप दे सकते हैं। इसके अलावा गिलोय घन बटी और संजीवनी बटी ये भी बड़ी उपयोगी हैं। 2 गोली गिलोय घन सुबह शाम को और 2 गोली संजीवनी बटी भी इसमें आप दें। आश्वारिष्ट में महारासनादिक्वाथ और अमृतारिष्ट। महारासनादिक्वाथ 2 चम्मच, 2 चम्मच अमृतारिष्ट दोनों मिला करके उतना ही पानी डालें और भोजन के बाद सेवन कराएं। गिलोय का प्रयोग इसमें बहुत ही उपयोगी है। तो गिलोय घन बटी या गिलोय का सुरस 1 चम्मच सुबह शाम पिलाएं तो चिकनगुनिया में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। डॉक्टर सुरेखा सैनी ने हाइपरटेंशन का एक कोई पेशेंट है, 40 साल का है, वो एलोपैथिक छोड़ना चाहता है, क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हाइपरटेंशन के रोगी को पथ्य पे रखें। नमक का सेवन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये थोड़ा बंद करें और साथ में विरेचन कर्म कराएं। शोधन में इसमें विरेचन कर्म श्रेष्ठ है। विरेचन करने के पश्चात शिरः तर्पण, शिरः प्रदेश में तर्पण की चिकित्सा, जो अब शिरः तर्पण में अभ्यंग है, सेक है, पिछुधारण है, वस्ती जो भी उपलब्ध हो साधन आपके पास है, उनके माध्यम से शिरः तर्पण करें। इसके अलावा एक योग आप तैयार करके रखें। गोक्षुर चूर्ण 50 ग्राम, आमल की चूर्ण 50 ग्राम, सर्वगंधा चूर्ण 50 ग्राम और शंख पुष्पी चूर्ण 100 ग्राम। ये योग तैयार रखें। इसकी 1 चम्मच या आधा चम्मच रोगी के हिसाब से, लक्षणों के आधार पर इसकी मात्रा आप स्वयं तय करें और इसको दें। इससे निश्चित रूप से हाइपरटेंशन लाभ भी होगा और धीरे धीरे स्टेपलेटर मेथड से जो वो दवाई ले रहा है उसको धीरे धीरे छुड़ा दें। मनुश्रव आर्य ने परिकीर्तिका ट्रीटमेंट पूछा। परिकीर्तिका तो ये वमन के दौरान या विरेचन के अतियोग में परिकीर्तिका लक्षण मिलता है। आधमानम परिकर्तस्य श्राव्य हृदगात्र उग्रह, ये गुद प्रदेश में परिकर्तिका हो सकती है, मुख प्रदेश में भी परिकर्तिका हो सकती है। लेकिन इन्होंने जो पूछा है, मुझे लगता है गुद प्रदेश से जो परिकर्तिका होती है गुद प्रदेश में, उसके बारे में पूछा है।
और ऐसे पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन भी है, तो बड़े सावधानी से ट्रीटमेंट कराएं। पहले ब्लीडिंग रोकने का प्रयास करें, उसमें नाक के सरस, नाक के सरचूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार दें, और भी रक्त स्तंभक, बोलबद्ध आदि का भी सेवन आप कराएं। और चूँकि कॉन्स्टिपेशन है, इन दोनों का संबंध है। कॉन्स्टिपेशन है तो पेशेंट प्रेशराइज करता है, उससे रक्त निकलता है, इसलिए जब थोड़ा रक्त कम हो जाए तो हल्का विरेचन अमलतास गूदा से करा दें, तो इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, तो ताकत नहीं लगाएगा तो ब्लीडिंग भी कम होगी। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो रक्तज प्रवाहिका के समान करना चाहिए, जैसे प्रवालपिष्टी 250 मिलीग्राम, पंचामृत परपटी 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 2 या 3 बार आप ले सकते हैं। प्रवाहिका का भी व्याख्यान हो चुका है, उसको आप डॉक्टर नवीन जी से आप प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपमा जी एनोस्मिया के बारे में पूछा है। एनोस्मिया मीन्स लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन, उसको ज्ञान नहीं रहता सुगंध का, उसको बोलते हैं एनोस्मिया। अगर ये बहुत क्रॉनिक हो गया है, ये जीर्ण प्रतिशाय या पीनस का एक प्रकार से व्यापद है, इसमें नस्य कर्म आप कराएं। इंद्रिय वर्धक स्नेह से आप स्नेह नामन करें 2 दिन, और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य का सेवन करें। अवपीड़न में शीघ्रु, वचा, विडंग, अपामार, ये 4 औषधियाँ या 2 औषधियाँ कोई भी मिले, इनका अवपीड़न विधिवत मैं बता चुका हूँ कि 1 दिन पहले 2 चम्मच ये दवाई आप भिगो के रख दें, और जिस दिन आपको नस्य देना है मसल के छान लें, और ये 6 से 8 बूंद दोनों नासा में प्रक्षेपित कराना है, इसको बोलते हैं अवपीड़न नस्य। ऐसा 21 दिन का कोर्स करें, 2 दिन इंद्रिय वर्धक तैल और तीसरे दिन अवपीड़न नस्य, ये पूरा करें। साथ साथ में कर्ण पूरण भी करें, क्योंकि कर्ण और नेत्र का, नासा का सीधा संबंध रहता है, इसलिए इसमें कर्ण पूरण भी मूर्छित तिल तेल से या मूर्छित सरसों तेल से आप कराएं। इसके अलावा इसमें सारी वारी बटी आरोग्यवर्धनी का भी सेवन इसमें रोगी को कराना चाहिए। डॉक्टर प्रदीप मनवी ने पूछा है गुलेन बेरी सिंड्रोम, इसमें ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। पहले ये समझ लें कि गुलेन बेरी सिंड्रोम है क्या। इस बीमारी में नर्वस सिस्टम पर इम्यून सिस्टम अटैक करता है, इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम के प्रति विपरीत हो जाता है, और उसकी वजह से तकलीफ होती है, और कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन से भी यह रोग हो सकता है। इसमें वातव्याधि के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं, शरीर में दुर्बलता की अनुभूति, और मुख्य परीक्षण यह है कि टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द फीट एंड लेग और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन होता है। इससे आप डायग्नोस कर सकते हैं। कभी कभी तो इस व्याधि से पैरालिसिस भी हो सकता है, तो इसके माने ये अपर मोटर न्यूरॉन की डिसीज समझ करके ट्रीटमेंट आपको देना है। तो इसमें निश्चित रूप से वातव्याधि की चिकित्सा श्रेष्ठ है वस्ती, मृदु विरेचन करा करके आप वस्ती इसमें दें, ब्राह्मण वस्ती जैसे सिद्ध वस्ती, ये आप वस्ती का सेवन कराएं। युक्त रथ वस्ती भी इसमें लाभ करेगी। युक्त रथ वस्ती में वचा मधुक तैलम च क्वाथ सरस सैंधवः, ये सुश्रुत में आप इसको वस्ती को देख सकते हैं, इसका प्रयोग आप करें। साथ में रसायन वस्ती का भी आप इसमें प्रयोग करें। इसके अलावा शुद्ध शिलाजीत, ये बड़ा उपयोगी है वातव्याधियों में। 250 या 500 मिलीग्राम सुबह शाम दोनों टाइम देवें। अश्वगंधा और केवांच, अश्वगंधा 100 ग्राम, केवांच 50 ग्राम, दोनों को मिश्रण कर लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम रोगी को दें, तो निश्चित रूप से गुलेन बेरी सिंड्रोम में भी रोगी को आराम प्राप्त होगा।
डॉक्टर दुर्गेश सेमवाल जी ने, उन्हें याददाश्त बढ़ाने हेतु क्या करना चाहिए। तो पहले ये देखें कि याददाश्त क्यों नहीं रहती है, क्या कोई मेंटल टेंशन है या और कोई बात है, ऑर्गेनिक डिफिकल्ट कुछ तकलीफ तो नहीं है, डायग्नोस ज़रूर कराएं सब। उसके बावजूद यदि कुछ न मिले तो इसके लिए मेध रसायन द्रव्य, इनका काढ़ा आप नित्य प्रतिदिन कम से कम 4-5 महीना सेवन कराएं। इसमें शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलेठी, ये 4 चीज़ें हैं मेध रसायन में। इनका काढ़ा बना करके दोनों टाइम खाली पेट में सेवन कराएं। दूसरा एक काढ़ा है बहुत ही प्रसिद्ध, जटामांस्यादिक्वाथ। इसमें जटामांसी, खुरासानी अजवाइन और अश्वगंधा, इनका यौकुट करके और विधिवत काढ़ा बना करके सेवन कराएं। इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। रसौषधियों में स्मृति सागर रस, मुक्ता पुरवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम, स्मृति सागर 250 मिलीग्राम, प्रवाल पृष्टि 250 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 3 मात्राएं ब्राह्मी रसायन के साथ सेवन कराएं। ब्राह्मी रसायन बहुत ही उपयोगी है, खासतौर से निद्रा जहाँ पर अल्प आती हो उसके लिए। डॉक्टर नवनीत दाधीच ने भ्रम की चिकित्सा पूछा है। भ्रम रोग में रज और पित्त दोष की प्रधानता होती है। मानसिक दोष है सत्व रजतम, रज और पित्त की प्रधानता होती है। चक्रवत भ्रमतो गात्रम भूमो पतति काष्ठवत, भ्रम रोग इतिज्ञो रजा पित्तायलात्मका। तो रज मानसिक रोग और पित्त दोष के ध्यान में रख करके भ्रम रोग की चिकित्सा हमें करना चाहिए। इसके अलावा भ्रम रोग के कारणों में भी जाना चाहिए। आधुनिक दृष्टि से भी भ्रम क्यों हुआ, गिड्डीनेस क्यों आई, कानों के रोग से हो सकता है, कभी कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से भी इस प्रकार के चक्कर आ सकते हैं। तो ये देख करके कारण के अनुसार से हमको ट्रीटमेंट करना है। फिर भी इसमें नस्य कर्म ब्राह्मी घृत से आप कराएं। 4-4 बूंद दोनों नासा में डालें। 11 दिन नस्य कर्म करें और 11 दिन शिरोधारा भी इसमें बहुत ही लाभप्रद होगा। ब्राह्मी रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार, 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को। और मेध रसायन जो द्रव्य मैंने अभी बताए उनका भी सेवन भ्रम रोग में करना चाहिए। और कारणों को जरूर पता लगाएं, कारण के अनुसार से चिकित्सा सिद्धांत आप फिक्स करें। डॉक्टर स्वाति चौहान ने पूरे शरीर में स्वेलिंग है, एक पेशेंट है, तो कैसे हम हिस्ट्री लेवें तथा अप्रोच कर कैसे ट्रीटमेंट करें। तो निश्चित रूप से हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हिस्ट्री लेने से पता चलेगा कि ये स्वेलिंग कब आई, किस वजह से आई। कई कारणों से स्वेलिंग हो सकती है। पूरे शरीर में जो स्वेलिंग होती है तो लगभग जो मेदस्वी व्यक्ति हैं, जो ओबेसिटी वाले व्यक्ति हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि पूरे शरीर में हमारे स्वेलिंग है। अगर स्वेलिंग पैरों में है तो निश्चित है किडनी डिसीज़ पे आप ध्यान जाना पड़ेगा। यदि आँखों में नीचे स्वेलिंग आती है पहले सुबह सुबह, तो निश्चित रूप से आपको हार्ट और लीवर को सोचना पड़ेगा, कहीं उसकी तकलीफ तो नहीं है। तो इस तरीके से कारण का पता लगा करके फिर स्वेलिंग। अब जैसे आपने पूछा है, मान लो संधियों में स्वेलिंग है तो कहीं आमवात की वजह से तो नहीं है या किडनी डिसऑर्डर्स की वजह से तो नहीं है। ये सब पता लगा करके फिर आप जो है आप ट्रीटमेंट करें। लेकिन सामान्यतः आप पूर्णानवारिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद सामान्यतः दें। इसके अलावा गोक्षरादि गुल 2 गोली दिन में 2 बार। और निश्चित रूप से इसमें आपको विरेचन कराना पड़ेगा। विरेचन के बाद ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखें शोथ रोग का, तो अथामजम लंघन पाचन क्रमय है, विशोध नहीं है, उल्बण दोषम मादिता, शुरोगतम शीर्ष विरेच नहीं है, अधो विरेच नहीं है, ऊर्ध्व हरई तथो ऊर्ध्वजम, उपाचरेत स्नेह भवम विरूक्षणी है, प्रकल्पयेत स्नेह विधम च रुचिते, विबद्ध विटके अनिलजय नूढ़म, घृतम तो पित्तम अनिलजय सतिक्तम।
देखिए यहाँ पर रुक्ष कारणों से हुआ तो स्निग्ध चिकित्सा, स्निग्ध कारण से है तो रुक्ष चिकित्सा, सिरा प्रदेश में है तो नस्य, वक्ष प्रदेश में है तो वमन, अधा प्रदेश में है तो विरेचन। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इसलिए आप हिस्ट्री लेकर के पता लगाने का प्रयास करें कि स्वेलिंग क्यों है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ने सीमेन में पस सेल आ रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? तो निश्चित रूप से इसकी हिस्ट्री लीजिए, कहीं इसको सिफिलिस गोनोरिया तो नहीं है, क्योंकि पस सेल आप सीमेन में आ रहा है तो निश्चित रूप से सिफिलिस गोनोरिया के लक्षण मिल सकते हैं। ऐसे में आप संशोधन कराएं, विरेचन कर्म कराएं। इसके बाद इसमें उत्तर बस्ती से अच्छा लाभ प्राप्त होगा, उत्तर बस्ती की प्रक्रिया इसमें करें। इसके अलावा संजीवनी बटी और आरोग्य वर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार आप देवें। 15 दिन ये ट्रीटमेंट है। 15 दिन फिर पंचनिम्न बटी, गोक्षरादि चूर्ण और खीरा बीज, गोक्षरादि चूर्ण और खीरा बीज, ये दोनों का इक्वल क्वांटिटी में चूर्ण बना लें। 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार इसका सेवन कराएं। और चोप चिन्यादि चूर्ण, ये भी इसमें लाभप्रद होगा। चोप चिन्यादि चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 या 3 बार आप सेवन कराएं और पानी काफ़ी मात्रा में पिए। डॉक्टर सत्येंद्र पाल, इन्होंने प्रश्न किया है पंचकर्म का मिनिमम चार्ज कैसे फिक्स करें? तो ये खर्च निकालना पड़ेगा आपको। मान लीजिए आप पत्रपिंड श्वेत कर रहे हो तो एक दिन में कितना तेल लगा, उसका लेबर चार्ज क्या है, वो सब निकाल के आप रेट फिक्स करते हैं। और रेट जगह के आधार पर, बॉम्बे में रेट दूसरे होंगे, छोटे शहरों में रेट दूसरे होंगे, तो लागत के आधार पर आप तय करें। सामान्यतः अगर पत्रपिंड कराते हैं तो हम लोग 300 से 500 के बीच में प्रतिदिन लेते हैं। शिरोधारा कराते हैं तो लगभग 800-900 रुपये प्रतिदिन लिया जाता है। वमन और विरेचन का चार्ज 5000 है। तो ये चार्ज तो अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, जगह और आप खर्चा निकाल लीजिए, उस हिसाब से आप रेट फिक्स करिए। साथ में आपने कैंप लगाने की बात करी है, तो निश्चित रूप से कैंप लगा करके अच्छे चिकित्सकों को बुला करके पंचकर्म का प्रचार करें। तो जो चिकित्सक आप बुलाएंगे निश्चित रूप से वो आपको रिकमेंड करेंगे और इस तरीके से पंचकर्म का भी प्रचार होगा और आपका भी लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर आशुतोष कुमार, उन्होंने नवीन जोशी जी का फ़ोन नंबर पूछा है। कृपया आप सब लोग नोट कर लें, क्योंकि जो रिपीटेशन बार बार होता है, जो व्याख्यान हो चुके हैं उन व्याख्यानों को आप प्राप्त कर सकते हैं नवीन जी से। उनका नंबर है 9760468878। फिर से रिपीट करता हूँ, 9760468878। तो ये नंबर है, आप उनसे जो बार बार आप प्रश्न पूछते हैं तो निश्चित रूप से आप उन व्याख्यानों को आप प्राप्त करें। डॉक्टर स्वाति चौहान ने इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज, जिसको ILD कहते हैं, इस पर पहले एक बार चर्चा हो चुकी है। इट कॉजेज प्रोग्रेसिव स्केरिंग ऑफ द लंग टिश्यू। लंग टिश्यू में एक प्रकार का स्वेलिंग, सड़न पैदा होती है। यह बीमारी लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द हैजार्डस मटेरियल जैसे एस्बेस्टस और कोल डस्ट, एस्बेस्टस और कोल्ड उसमें काम करने से, खदानों में काम करने से ये बीमारी होती है। और कुछ व्याधियां हैं ऑटो इम्यून, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके कारण भी लंग्स में विकृति हो सकती है। इसमें सूखी खांसी और शॉर्ट एंड ब्रीदिंग होती है। छोटे छोटे सांस लेता है, क्योंकि दीर्घ सांस वो ले नहीं सकता है, इसलिए उसको हाफी आती है, तकलीफ होती है। तो सबसे पहले तो निदान परिवर्जन है, निदान का परिवर्जन करना पड़ेगा। और लक्षणानुसार चिकित्सा, यदि श्वास कष्ट अधिक है तो उसमें श्वास का चिंतामणि 60 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्र 250 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 2 या 3 बार मात्राएं देवें। इसके अलावा वासावलेह, च्यवनप्राश 5-5 ग्राम दिन में 2 बार। द्राक्षासव का सेवन बड़ा अच्छा उपयोगी है। द्राक्षासव 2 चम्मच, कनकासव 2 चम्मच, ऐसी 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी लेके भोजन के बाद आप इनका सेवन कराएं।
ये निश्चित है, यह बड़ी कठिन साध्य व्याधि है। डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा जी ने पूछा है, पित्तांत के लिए सरसप और सेंधव की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो सरसप मान लीजिए 2 लीटर पानी है तो उसमें 20 ग्राम सेंधव, 20 ग्राम सरसों डाल लें। स्वाद के आधार पर, ज़्यादा नमक डालें तो पी नहीं पाएगा, स्वाद के हिसाब से डालें और आकंठ पिला करके पित्तांत आप प्राप्त करें। लेकिन पित्तांत पहले आप मुलेठी काढ़े का सेवन कराते हैं और उसके पश्चात भी यदि नहीं निकलता है पित्त, तब फिर सेंधव। वैसे अंत में तो सेंधव जल सरसप पिलाना ही चाहिए ताकि आमाशय का धोवन भी हो जाए और अगर कोई वमन वाला द्रव्य रुका पड़ा है वो भी बाहर निकल जाए। तो ये हमको ध्यान में देना है। डॉक्टर शीतल जी ने पूछा है पार्किंसंस ट्रीटमेंट के बारे में, तो कृपया, मैं कंपवाद पे एक पूरा लेक्चर दे चुका हूँ, नवीन जोशी से आप पूछ करके पता लगा लें, उस व्याख्यान को प्राप्त करें। रुचि साहू, आरोग्य वर्धनी कितने दिन तक दे सकते हैं? ऐसा कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि कोई भी मेडिसिन लगातार 3 महीने से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। नहीं, वो 7 में हो जाती है धीरे धीरे। अगर देना जरूरी है तो 7 दिन का गैप करके फिर 3 महीने तक आप दे सकते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट शास्त्रों में इसका काल कितने समय तक करना है ये दिया हुआ नहीं है। सिर्फ जो है क्षार के सेवन में, पिपली के सेवन में ऐसी बात आती है। डॉक्टर राम बाबू जी, जो स्वयं बड़े अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, पंचकर्म का ट्रीटमेंट करते हैं, उनने पूछा है ज्वर में हाइड्रेशन थेरेपी का क्या रोल है? वास्तव में देखा जाए तो ज्वर में इसका कोई रोल नहीं है। इसमें फ्लूइड जो है वो इंट्रावेनस के द्वारा पेशेंट में दिया जाता है। उस फ्लूइड में विटामिन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल हो सकता है, और कई बार मुख से मेडिसिन न दे करके आप इंट्रावेनस से भी मेडिकेशन दे सकते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन थेरेपी। इनको सीधे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाया जाता है आईवी के माध्यम से। तो ज्वर में इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, जब माइग्रेन में इसका अच्छा लाभ है। इसके अलावा एथलेटिक जो थकावट हो जाती है, एथलेटिक रिएक्शन या रिकवरी, थकावट आ जाती है एथलेटिक में, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद स्ट्रेस रिलीफ, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, उसमें भी ये काम करता है। और हाइड्रेशन होता क्यों है? तो लॉन्ग फ्लाइट जो लोग चलते हैं, बहुत लंबी फ्लाइट, या ग्रीष्म ऋतु में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस शरीर में कम हो जाते हैं, तो उसमें हाइड्रेशन थेरेपी आप कर सकते हैं। विजय मित्तल, उन्होंने डायबिटिक और हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है उनको डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, और टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट में दर्द है, तो क्या ट्रीटमेंट है? नी जॉइंट में भी दर्द है। तो पहले आप देख लें किसकी वजह से दर्द है। सामान्यतः मैंडिबुलर जॉइंट और नी जॉइंट में ज़्यादातर आमवाद की वजह से यह तकलीफ होती है, तो आमवाद की चिकित्सा वहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। डायबिटीज़ का और हाइपरटेंशन का जो दवा ले रहे हैं वो लेते रहना चाहिए। तो इसमें वाह्य अभ्यंग, पत्रपिंड श्वेद, नाड़ी श्वेद, ये प्रक्रियाएं रोगी में करना है। इसके अलावा सिंहनाथ गुग्गुलू और महायोगराज गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार पेशेंट को दीजिए, और प्रतिदिन 10 से 20 ml दुग्ध के साथ एरंड तेल का सेवन करिए। ये बड़ा चमत्कारिक योग है। 20 ml आप एरंड तेल और 50 ml दुग्ध में ये डाल करके प्रातःकाल खाली पेट में प्रत्येक तीसरे दिन आप सेवन करें, इससे आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। कृष्ण कुमार जी ने मेदो रोग पर लेक्चर देने के लिए कहा है, तो ये लेक्चर हो चुका है। आप नवीन जोशी से बात करके आप ये लेक्चर आप प्राप्त कर सकते हैं। हेमाद्री यदु, इन्होंने नस्य का काल पूछा है, तो मैं आपको बताऊं, नस्य का काल के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन सामान्यतः प्रातः 8 से 10 के बीच में नस्य कर्म कराना चाहिए। शास्त्रों में जरूर आता है कि यदि
पानी बरस रहा हो, बादल छाया हुआ हो तो नस्य कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन एज ए चिकित्सक मैं कहना चाहूँगा कि पेशेंट यदि आया है तो किसी भी बहाने से उसको आपको छोड़ना नहीं है। आप जिस रूम में हैं, जिस कक्ष में हैं, उसका टेम्परेचर आप निर्धारित कर लें, सिगड़ी आदि जला करके। ये भी कहा है कि अति शीत अति उष्ण में नहीं करना चाहिए, न अभ्यंग करना चाहिए, न स्नेहपान करना चाहिए, न नस्य करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। चिकित्सक को चाहे जब पेशेंट आए वातावरण को अपने अनुकूल करके और आप नस्य दे सकते हैं। जैसे आपको मालूम है, योजेत न तो नावनम तोय मध्य गर स्नेह पीते नाम पातो मिच्छताम भुक्त भक्त सराह स्नात स्नातु काम श्रुता सजाम नौ पीनस वेगार्थ सूतिका श्वास काशिनाम शुद्धा नाम दत्त वस्ते नाम तथा अनार्थवाद दुर्धने। यही एक रेफरेंस प्राप्त होता है कि दुर्धन की अवस्था में नस्य नहीं करना चाहिए। डॉक्टर वीना पाठक ने वमनोपक के रूप में इक्षुरस और दुग्ध का सेवन कराया जाता है। तो इसका सेवन इक्षु का रस कहाँ करेंगे और दुग्ध का सेवन कहाँ पर कराएंगे? तो अगर कफज व्याधि है, तमक श्वास है, प्रतिशाय है, कफानुबंध व्याधि है तो गन्ने का रस वमनोपक के रूप में आकंठपान कराना चाहिए। और यदि पैतृक रोग है, संग्रहणी जैसे रोग हैं, उसमें दुग्धपान कराना चाहिए। लेकिन दोनों में अगर श्रेष्ठ कहें तो गन्ने का रस ही श्रेष्ठ है, गन्ने का रस के द्वारा ही कराना चाहिए। और नहीं तो आप दुग्ध में भी करा सकते हैं। कई बार एक गन्ने का रस नहीं मिलता है तो प्रत्येक 200 में दुग्ध का पान कराया जा सकता है और फिर वमन आप करा सकते हैं। आपने पूछा है मनुश्री आर्य, इन्होंने पूछा है कितने वेग आने चाहिए ताकि उत्तम वेग समझा जाए। तो उत्तम वेग में 8 वेग, मध्यम में 6 और हीन में 4, ये वेगानुसार है। वैसे उत्तम, मध्यम और हीन का निर्धारण 4 पैरामीटर हैं, वैगिकी, लैंगिकी, मानकी और अंत की। ये 4 पैरामीटर्स हैं। इन चारों पैरामीटर्स में हमें खरे उतरना चाहिए। लेकिन सबसे जो विश्वसनीय है वो है लैंगिकी। लैंगिकी यदि आपको मिल जाए, क्रमात् कफ पित्त मथालास ये सहित सम्यक वमता श्रेष्ठा हृत पार्श्व मूर्धेन्द्रिय मार्ग शुद्धो तथा लघुत्व अपीच लक्षण माने। तो अगर लक्षण मिल जाए तो समझ लीजिए सम्यक वमन हो गया। डॉक्टर राजकुमार जी ने पूछा है यष्टि मधु फांट या सेंधो जल कब पिलाना चाहिए? तो मैंने बताया कि जब आप आकंठपान आपने करा दिया, वमनोपक औषधि आप वमन कल्प आपने दे दिया, आपने 15 मिनट वेट किया, अगर वमन ना आए तो सबसे पहले मधुयष्टि काढ़ा का सेवन कराना चाहिए। जितनी अपेक्षा वमन की हो, बार बार आप मधुयष्टि काढ़ा का प्रयोग आप बीच बीच में कर सकते हैं। और अंत में जब आप समझें कि अब कफांत हो गया है, पित्तांत होने वाला है, तब सेंधो जल, उष्ण जल में मान लीजिए 2 लीटर पानी है तो 15 से 20 ग्राम सरसप और 10-15 ग्राम सेंधो मिला करके घोल तैयार कर लें और इसको आकंठपान कराएं। मैं इसलिए इसको सजेशन देता हूँ वमन के अंत में या मधुयष्टि काढ़ा पिलाने के बाद, क्योंकि पेशेंट जब ज़्यादा उल्टी करता है तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी गड़बड़ होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सेंधो नमक से ठीक होते हैं और पित्त का दर्शन बड़े आराम से हो जाता है। क्योंकि मधुयष्टि काढ़ा जब देते हैं तो उसका वर्ण भी पीत वर्ण का लगभग होता है और पित्त का भी पीत वर्ण का होता है, इसलिए पता नहीं चलता कि पित्त निकला कि नहीं निकला। इसलिए लास्ट में सेंधो जल से प्रक्षालन कोष्ठ का करना चाहिए। इससे पित्तांत भी मिल सकता है और रोगी को फिर अच्छा भी लगता है। डॉक्टर राजीव त्यागी जी ने पूछा है वमन के उपद्रव में मूर्छा या अपस्मार जैसे लक्षण हो जाए तो क्या करना चाहिए? व्यापदों में इन दोनों का उल्लेख नहीं है। आदमानम परिकर्तस्यो श्राव्य हृदगात्रो ग्रह जीवदानम सभ्य ब्रह्मसा स्तंभ सोपद्रवकुलमा अयोगात योगा से दशिता व्यापतो मता प्रेस भैषज वैद्यानाम वैगुण्यात आतुरस्या। लेकिन वमन के अतियोग तृण मोह मूर्छा अनिलकोप निद्रा बलादहानि वमने अति सस्यात्।
तो अपस्मार जैसे लक्षण तो नहीं प्राप्त होते, लेकिन मूर्छा मिल सकती है अगर अति आप वमन हो गया। तो इसमें तत्काल वमन को रोकना चाहिए। और फिर सडंग पानी, बार बार सडंग पानी में थोड़ा मिश्री मिला दीजिए, बार बार चटाइए। या सूत से खरस, प्रवाल पिष्टी, इसको बार बार शहद के साथ सेवन कराएं तो वमन जो है तत्काल रुक जाएगा और मूर्छा अपने आप शांत हो जाएगी। और मूर्छा यदि पेशेंट को आ रही हो तो शीतल जल का उपचार रोगी में करना चाहिए। और इसके अलावा घृत से नस्य देना चाहिए। ये प्रक्रिया करने से रोगी को आराम मिलता है। डॉक्टर अंकेश शर्मा जी ने आभ्यंतर स्नेहपान के दौरान कई लोग वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन भी कराते हैं, और कई लोग सम्यक स्नेह लक्षण के पश्चात स्नेहन स्वेदन कराते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि वातव व्याधि का कोई पेशेंट है, मान लीजिए गृद्धसी का है या पैरालिसिस का पेशेंट है, अर्जित का पेशेंट है, तो उसमें जब आभ्यंतर स्नेहपान कराते हैं तो शुरू से ही वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन उसमें कराने चाहिए। लेकिन मान लीजिए कामला का रोगी है, कास का रोगी है, श्वास का रोगी है, तो उसमें प्रतिदिन अभ्यंग और स्वेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप वमन कराते हैं तो 1 दिन और विरेचन कराते हैं तो 3 दिन स्वेदन करना चाहिए। लेकिन जब वमन कराते हैं तो आज मान लीजिए सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त हुए तो आज शाम को, कल सवेरे और परसों जिस दिन वमन कराना है, ऐसे 3 अन्य काल तक स्वेदन करने का व्यवस्था है। तो इस तरीके से आप स्वेदन करें। इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं हमारे प्रतीक मिश्रा जी, उत्कर्ष वर्मा जी, संध्या पांडे जी, कमलेश गुप्ता। ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इनकी। जबलपुर में इनका पंचकर्म का हॉस्पिटल है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तिवारी जी, मनीष दीक्षित, सुशील जायसवाल, निवेदिता श्रीवास्तव, राजेंद्र सिंह, नीरज वशिष्ठ, आर्य इंडिया, आशुतोष कुमार जी, क्षितिजा जी, पवन जोशी जी, जोगी जी, गिरिराज प्रसाद साहू जी, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, रुचि साहू जी, नीरज कश्यप, नवीन उपाध्याय, कृष्ण कुमार, रीना शर्मा, योगेश महाजन, अनुराग अहिरवार जी, विनय मित्तल जी, शिल्पा जी, पालस्कर जी, नहीं शिल्पा पालस्कर, दिनेश राज, माधव मिश्रा जी, हरिओम कुलश्रेष्ठ, विश्वकर्मा जी, भानु प्रताप जी, राजेश कुमार जी, नितिन महाजन जी, राजेंद्र कुंद्रा, अरुण वर्मा जी, दैन पवन विश्वकर्मा जी, राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार, माधव मिश्रा जी और डॉक्टर सत्येंद्र पाल। ऐसे हमारे विद्युतगण इस व्याख्यान का लाभ उठा रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। अब आइए दंडक ज्वर, जिसको डेंगू फीवर कहा गया है। चूँकि डेंगू फीवर का हमारे बृहत्त्रयी में संहिताओं में इसका वर्णन प्राप्त नहीं होता है। आधुनिक विद्वान गणनाथ सेन और माधवकार यानी माधव निदान में जो आधुनिक वर्णन है उसको आयुर्वेदीय रूप दे करके श्लोकबद्ध किया है। इसमें चूंकि किसी जैसे कोई डंडा मार रहा हो, इतना भयानक वेदना होती है इसमें, और इसीलिए इसका नाम आयुर्वेद में दंडक ज्वर कहा है। मैंने पहले भी निवेदन किया है कि हमारे यहाँ नवीन जैसे रोग आते हैं, एड्स है, बहुत सारी ऐसी व्याधियाँ हैं जिनका उल्लेख संहिताओं में नहीं है, लेकिन व्यवस्था दी है कि आप दोष को पहचान के, लक्षण को पहचान करके दोष का ज्ञान करें, स्रोत का ज्ञान करें और चिकित्सा दें। तो यहाँ पर डेंगू फीवर को दंडक ज्वर से कहा गया। लक्षणों के आधार पर इसे वातोल्बण सन्निपात ज्वर कह सकते हैं। वातोल्बण सन्निपात ज्वर। अब वातोल्बण सन्निपात ज्वर में हम कैसे चिकित्सा करेंगे वो आपको तय करना है। इसमें वातव प्रधान त्रिदोष दोष प्रकोपित होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। दूष्य इसमें रस और लसिका है और लसिका ग्रंथि। स्रोतस में रसवाह स्रोतस और अन्नवाह स्रोतस, और अधिष्ठान है इसका यकृत और प्लीहा। और यह रोग बहुत ही आशुकारी है। डंडे मारने के समान
पीड़ा, और इसीलिए मैंने बताया ना दंडक ज्वर कहा जाता है। आधुनिक में डेंगू फीवर, डैंडी फीवर या ब्रेक बोन फीवर, ये नाम इनके दिए गए हैं। यह बहुत ही तीव्र आशुकारी रोग है, संक्रामक रोग है, और इसके बैक्टीरिया का नाम है टोगा वायरस। वायरस का नाम टोगा वायरस। यह ईडिस इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से यह मानव शरीर में रोग पैदा करता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 5 to 7 डेज। इस वायरस का प्रभाव रस, लसिका ग्रंथियां, यकृत, प्लीहा आदि में प्रभाव करते हुए रोगोत्पत्ति करता है। इसमें पूर्व के रूप में शरीर में बहुत ज़्यादा वेदना होती है, बॉडेक, टायर्डनेस, एनोरेक्सिया, नासिया और डिप्रेशन जैसे लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं पूर्व रूप के रूप में। और जो लक्षण प्रधान प्राप्त होते हैं वो दूसरे तीसरे दिन ज्वर आता है कम वेग से और पुनः चढ़ता है, यानी दूसरे तीसरे दिन ज्वर कम, चौथे दिन ज़्यादा सीवियर। इसके अलावा सीवियर पेन, स्टिफनेस, सीवियर पेन इन बोन, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, सोर थ्रोट, नासिया, वॉमिटिंग, स्मॉल बॉइल्स ऑल ओवर द बॉडी, दाने निकल आते हैं पूरे शरीर में, पल्स स्लो हो जाती है, वीकनेस लगती है, भूख कम लगना चालू हो जाती है, और 8वें दिन ज्वर का शमन होता है। 8वें दिन ज्वर का शमन होता है। इसके इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं डेंगू फीवर के? तो इसमें इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ ग्लैंड, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो ये रोग उत्पन्न होता है। ये प्रभाव इस रोग के कारण हो सकते हैं। साध्यता के दृष्टिकोण से डेंगू फीवर याप्य और कृच्छ साध्य है। नवीन है, आपको डायग्नोस हो गया तो इसका ट्रीटमेंट आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन बालकों में और बुजुर्गों में ये बड़ी कष्टकारी रोग हो सकता है, और अन्य उपद्रव उत्पन्न हो जाए तो निश्चित रूप से ये असाध्य की श्रेणी में आता है। आइए चिकित्सा के बारे में समझ लें। तो जैसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, त्रिदोषज ज्वर का वर्धने नैक दोषस्य क्षपणे नोषितस्व कफस्थानानुपूर्वा सन्निपातम ज्वरम जयेत। जब विषम सन्निपातक ज्वर है तब पहले जो दोष बढ़ा हो उसकी चिकित्सा करो, लेकिन समावस्था में है तीनों दोष तो पहले कफ स्थान की चिकित्सा करना चाहिए। संसटान सन्निपतितान बुद्ध्वा तरतमयी समय है ज्वरान दोषाक्रमापेक्षी यथोक्तई औषधि जैत। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। पहले बढ़े हुए दोषों को घटाना चाहिए, घटे को बढ़ाना चाहिए, पर्याप्त विश्राम, मच्छरों से बचाव ये बहुत आवश्यक है, और ज्वर के आरंभ से ही गर्म पानी ही पिलाना चाहिए। गर्म पानी का मतलब अच्छी तरह बॉईल करके छान लें और कुनकुना पानी ही इसमें पिलाना चाहिए। और निश्चित रूप से मृदु विरेचन भी करा दें तो जल्दी ज्वर उतर सकता है, और लघु सुपाच्य आहार का सेवन कराएं। संक्रमण चिकित्सा के अंतर्गत सर्व ज्वर हरलौह 250 मिलीग्राम, गोदंती 250 मिलीग्राम, संजीवनी 1 गोली और शुंठी चूर्ण 2.5 ग्राम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सर्व ज्वर हरलौह 250 मिलीग्राम, गोदंती 250 मिलीग्राम, संजीवनी 1 गोली और शुंठी चूर्ण 2.5 ग्राम। ऐसी यह एक मात्रा हुई, दिन में 2 या 3 बार आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर तीव्र वेदना हो और ज्वर भी हो तो ऐसे में रसराज रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम
और पिपली चूर्ण 2.5 ग्राम, रसराज रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम और शुंठी पिपली चूर्ण 2.5 ग्राम, ये एक मात्रा हुई। ऐसे दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ चटावें। ज्वर के बाद, डेंगू के बाद दुर्बलता बहुत आ जाती है शरीर में, तो उसके लिए है सिद्ध मकर ध्वज 60 मिलीग्राम, नवाई स्लोह 250 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम और सीतोपलादि चूर्ण 2.5 ग्राम, यह एक मात्रा हुई। फिर से रिपीट करता हूँ मैं। सिद्ध मकर ध्वज 60 मिलीग्राम, नवाई स्लोह 250 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम और सीतोपलादि चूर्ण 2.5 ग्राम, ये एक मात्रा। ऐसी 2 या 3 बार या 4 बार रोगी की अवस्था अनुसार इसका सेवन कराएं। काढ़ों में गुड़ुच्यादिक्वाद, 10 मूलारिष्ट, अमृताष्टक क्वाद और किरातिक्तादिक्वाद, ये 3 क्वाद बड़े श्रेष्ठ हैं। आप बदल बदल करके आप दे सकते हैं। किरातिक्तादिक्वाद तो रामबाण औषधि है विषम ज्वर और सन्निपातक ज्वर के लिए, इसका तो आप हमेशा प्रयोग करें। किरातिक्तम तिक्ता मुस्ता परपट को अमृता घ्रांति पीतानि चाभ्यास्यात् पुनरावर्तकम ज्वर, पुनरावर्तक ज्वर में इसका वर्णन है। इसके अलावा अमृतारिष्ट और 10 मूलारिष्ट, इनका भी सेवन आप कराएं। बट्टियों में संजीवनी बट्टी, सौभाग्य बट्टी, गिलोय घन बट्टी और चंद्रप्रभा, इनका योग्यता के अनुसार आप प्रयोग करें। संजीवनी बट्टी 2-2 गोली, सौभाग्य बट्टी 2-2 गोली, गिलोय घन बट्टी 2-2 गोली, लेकिन एक साथ इन तीनों चारों औषधियों को नहीं देना है। 10 दिन एक दें, 10 दिन दूसरा दें, 10 दिन तीसरा दें, इस तरह आप औषधि का सेवन कराएं। चूर्णों में सुदर्शन चूर्ण, यह भी विषम ज्वर और सन्निपातक ज्वर के लिए बड़ा उपयोगी है, इसका भी प्रयोग आप करें। कुटकी चूर्ण और गिलोय, कुटकी चूर्ण 100 ग्राम और गिलोय 50 ग्राम, इनका चूर्ण भी आप 1-1 चम्मच सुबह शाम कराएं। यह भी श्रेष्ठ औषधि है डेंगू फीवर के लिए। और साथ साथ में चूँकि फीवर ज़्यादा होता है तो रैपिड स्पंजिंग बहुत जल्दी जल्दी कराना चाहिए ठंडे पानी से। और इसके अलावा लक्षणानुसार चिकित्सा, मान लीजिए रक्तस्राव होने लगा तो ट्रीटमेंट आपका बदल जाएगा, और जब रक्तस्राव होने लगे तो निश्चित रूप से रोगी को हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए, तभी पेशेंट वो ठीक हो सकता है। मैं एक बात बताऊं कि ऐसे ज्वरों का जो आधुनिक विज्ञान में है, हमारे आयुर्वेद में वर्णन नहीं है, इनकी चिकित्सा आपको कहीं संहिताओं में प्राप्त नहीं हुई। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर, मेरे 45-50 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों के सुझाव आ रहे हैं, उनका कहना है कि अब निमोनिया के बारे में भी बताएं, तो कल निमोनिया के बारे में चर्चा करेंगे। आगे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, उरू स्तंभ, कास, ऐसी कुछ व्याधियां हैं जिनके लिए बराबर चिकित्सक फ़ोन कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में उनका भी इसमें समाहन किया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और नवीन जोशी को इस कार्यक्रम के संयोजन करने के लिए भी उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर इसी समय 4 बजे उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।